हाय दोस्तों, आज मैं एक सुपरनैचुरल मिस्ट्री और पैरानॉर्मल सीरीज लेकर आई हूँ, एजेंट्स ऑफ मिस्ट्री। एक सीरीज में एक पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन 6 सेलिब्रिटीज को हायर करती है कुछ पैरानॉर्मल और हॉरर केसेस को सॉल्व करने के लिए। ये केसेस इन सब को 6 घंटे के अंदर सॉल्व करने हैं। अगर ये लोग इस काम में नाकामयाब रहे तो इनका भी वही हाल होगा जो विक्टिम का हुआ है, और हर एक केस जीतने के बाद इन्हें काफी अच्छी रकम मिलती है। ये कोरियन सीरीज है और इसके टोटल 6 एपिसोड है। आई होप आप इसे एंजॉय करोगे। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मुझे मेरे चैनल के नए मेंबर्स महेश देसाई और लूसीफर हॉप को थैंक यू कहना है चैनल के नए मेंबर बनने के लिए। तो सीरीज शुरू होती है और हमें 6 सेलिब्रिटीज से इंट्रोड्यूस किया जाता है जो आगे आने वाले केसेस पर काम करने वाले हैं। ये रियलिटी शो एक ग्लोबल ग्रुप ऑफ एनार्किस्ट ने बनाया है जिसका नाम एक्स इन्वेस्टिगेशन नेटवर्क XIN है, जो कि पूरी दुनिया में बहुत से मिस्टीरियस केसेस को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले एंट्री होती है यारी की, जो कि एक एक्ट्रेस है। दूसरी एंट्री होती है योंगजिन की, जो कि एक कॉमेडियन है। तीसरी एंट्री होती है जॉन की, जो कि एक सिंगर और पजल मास्टर है। अब फोर्थ एंट्री होती है इयून की, जो कि कॉमेडियन होने के साथ साथ एक एम्पैथेटिक है। और फिफ्थ एंट्री होती है करीना की, जो कि सबसे यंग है और एक सिंगर है। और आखिरी एंट्री होती है डाहुन की, जो कि एक एक्टर है। अब सभी लोग वहाँ पे बैठ जाते हैं और डिस्कशन करने लगते हैं कि क्या किसी को पता है कि यहाँ पे क्या होने वाला है। अब यहाँ पे सामने लगी स्क्रीन पर एक इंस्ट्रक्शंस आने लगते हैं और मिशन के बारे में बताया जाता है। उन्हें बताते हैं कि सोली शहर के पास काफी ज्यादा एक्स इलेक्ट्रिक वेव्स को डिटेक्ट किया गया है, यानी कि उस जगह पर कोई सुपरनैचुरल मिस्टीरियस एक्टिविटी हो रही है। उन वेव्स का एपिसेंटर एक पुरानी फैक्ट्री को बताया जा रहा है। फैक्ट्री के ओनर का नाम गुईटे है, जिसे किडनैपिंग के लिए अरेस्ट किया गया था, लेकिन उसके अगेंस्ट एविडेंस ना होने की वजह से उसे रिलीज कर दिया है। इसी सेम फैक्ट्री से 3 लड़कियां भी मिसिंग है। इस मिशन को 2 हिस्सों में बनाया जाता है। फैक्ट्री में होने वाले एक्टिविटीज का पता लगाना और दूसरा मिशन था उन 3 लड़कियों का पता लगाना। अब वहाँ पास के ही एक ड्रॉवर में वॉकी टॉकी और कैमरा रखे हैं। ये सब चीजें कलेक्ट करके सभी एक चेम्बर में चले जाते हैं। ये चेम्बर उन सभी को टेलीपोर्ट करके उसी फैक्ट्री में पहुंचा देगा। 1 घंटे के अंदर इन्हें टेलीपोर्ट हो जाना है और साइट पर पहुंच के इनके पास सिर्फ 6 घंटे होंगे। 6 घंटे में अपना मिशन कंप्लीट करना है और वापस इन्हें चेम्बर में आना है ताकि ये लोग वापस इस जगह पे आए। अगर इस टाइमलाइन में कोई भी चेम्बर तक नहीं पहुँचता तो वो उसी साइट पर फंसा रहेगा। अब ये टाइमर शुरू होता है और सभी लोग चेम्बर में आते हैं और चेम्बर का बटन प्रेस करते हैं। थोड़े टर्बुलेंसेस के बाद वो सभी एक फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं। अब ये लोग उस चेम्बर से बाहर निकल आते हैं और उस फैक्ट्री को देखते हैं, जहाँ पे बहुत ही क्रीपी माहौल था। आगे जाने पर उन्हें दीवार पर एक कोडेड मैसेज जैसे अल्फाबेट्स मिलते हैं, जिनके बारे में किसी को भी पता नहीं था। इतने में डाहुन बाहर देखता है, वहाँ पर उसे कुछ अजीब लोग दिखाई देते हैं जो व्हाइट ड्रेस में थे। अब ये सभी लोग उन्हें देख काफी डर जाते हैं और गैस करने लगते हैं कि ये सब लोग यहाँ पर लोगों को किडनैप करके टॉर्चर करते होंगे। इसके बाद वो इधर उधर कुछ क्लूज ढूंढने लगते हैं। योंगजी को एक बड़ा सा होल मिलता है, अंदर हाथ डाल के कुछ क्लू ढूंढने लगता है और ढूंढने पर वहाँ पे एक स्विच मिलता है, जिसे प्रेस करके उसी दीवार से एक हिडन डोर खुलता है। अब उस डोर के खुलते ही ये लोग अंदर जाते हैं और वहाँ पर कुछ अलमीराज थी। अब उसके आगे वाले रूम में छोटे छोटे जार्स भी थे जिनमें कुछ अजीब से चीजें रखी थी, जैसे कि हर्ब्स, शार्क के टीथ, लाइव इंसेक्ट ऐसे। अब वहाँ पे उन्हें एक कंप्यूटर स्क्रीन दिखती है और उस स्क्रीन पर उन्हें वो 3 लड़कियां भी मिल जाती है जो कि मिसिंग थी, लेकिन उन्हें बेहोशी के हालत में रखा गया था और उनके आसपास कैंडल्स जलाई हुई थी, जैसे कि उनका अब सैक्रिफाइस दिया जाएगा। अब यहाँ दीवार पर एक फ्रेम भी थी जिसमें बिल्कुल वैसे ही लेटर्स थे जैसे वॉल पे मिले थे। इसके बाद यारी आगे चेक करती है तो वहाँ पे एक प्रेयर रूम था। अब वो पहले वाले रूम्स को चेक करती है, जहाँ से वो उस फ्रेम को रीड करने की कोशिश करती है और उन मिस्टीरियस लेटर को डिकोड करने लगती है। साथ ही वहाँ पे पड़ी हुई एक कीज को उठा लेती है। तो यहाँ दूसरी जगह डाहुन और जॉन स्टोरेज रूम में चेक करते हैं।
उन्हें वहाँ पर एक छोटा सा रेड बॉक्स मिलता है जो कि लॉक था। साथ ही वहाँ पे डॉग फूड भी रखा हुआ था। अब डाहुन कीज से उसे खोलने की कोशिश करता है लेकिन उनमें से कोई भी कीज काम नहीं करती। अब दूसरी जगह यंगजिन और करीना उस प्रेयर रूम में जाते हैं। वहाँ पे 5 कंपार्टमेंट थे जिसमें से एक लॉक था। अब यंगजिन सबको वहाँ पे बुलाकर कीज को ट्राई करने बोलता है। डाहुन अपनी कीज ट्राई कर ही रहा था कि तभी वहाँ पे किसी डोर के खुलने की आवाज आती है और वो लोग भागकर वापस छुप जाते हैं। अब यहाँ प्रेयर रूम में एक आदमी आता है और खुले हुए सीक्रेट डोर को एक टेलीफोन जैसा स्विच से बंद कर देता है और आसपास देखकर कीज ढूंढने लगता है। अब कीज ना मिलने पर उसे पता चल जाता है कि वहाँ पे कोई बाहर से आया है, इसीलिए वो अपने पार्टनर को इन्फॉर्म करता है और आसपास देखने के लिए कहता है। उसके जाने पर सभी लोग बाहर निकलते हैं और यंगजी फिर से होल में हाथ डालकर उस सीक्रेट डोर को ओपन करता है, जिसके बाद सभी साथ में अंदर जाते हैं। अब सब उस प्रेयर रूम को खोलने की कोशिश करते हैं। अब लॉक खुलते ही वहाँ पे एक आदमी था जो कि एक डॉग की तरह बिहेव कर रहा था, जिसे देखकर सभी पहले डर जाते हैं। लेकिन तभी उन्हें याद आता है कि पिछले रूम में उन्हें एक रिपोर्टर का आईडी कार्ड मिला था और ये वही रिपोर्टर है, लेकिन यहाँ के लोगों ने उसके साथ ऐसा कुछ किया था जिससे वो डॉग की तरह बिहेव करने लगा है। अब डाहुन और करीना डॉग फूड लेकर आते हैं और फिर वो डोर खोलकर उसे खाना देते हैं। अब वो रिपोर्टर एक इंसान था लेकिन वो डॉग फूड खाने लगता है। कुछ देर के बाद वो रिपोर्टर थोड़ा फ्रेंडली हो जाता है। फिर उन्हें उसके नेक पर एक की मिलती है और यारी उस की से वही रेड बॉक्स खोलने की कोशिश करती है जो उन्हें पहले मिला और इस बार वो बॉक्स खुल जाता है। उस बॉक्स में उन्हें एक नोटपैड मिलता है जिसमें यहाँ के इन्वेस्टिगेशन के कुछ नोट्स थे, जिसमें उन 3 लड़कियों के बारे में भी लिखा हुआ था। उनकी डेट ऑफ बर्थ सेम है। साथ में ये भी लिखा था कि यहाँ पे जो लोग हैं वो द चर्च ऑफ मोलेक के फॉलोअर्स हैं और वे लोग इन 3 लड़कियों को सैक्रिफाइस के लिए यूज करने वाले हैं। मोलेक ये एक डीमन है जिसका हेड एक बुल की तरह है और बाकी बॉडी ह्यूमंस की जैसी है। ये डीमन चाइल्ड सैक्रिफाइस मांगता है। मोलेक के फॉलोअर्स की अपनी एक राइटिंग लैंग्वेज होती है और इस डायरी में उन वर्ड्स का मतलब भी लिखा हुआ था और उनका मतलब ये था कि मोलेक इज रिटर्निंग। आगे ये भी लिखा हुआ था कि इस मिल का जो ओनर है गुइटे, वो ये सब कुछ चला रहा है, जो खुद मोलेक का मैसेंजर है, जो हर संडे को एक टॉप मेंबर से मीटिंग करता है। और यहाँ पर उसी रूम की बात चल रही थी जो स्टेयर्स के ऊपर थी, जहाँ पे वो सफेद कपड़े वाले लोग हैं। उसी बॉक्स में उन्हें एक SD कार्ड भी मिलता है जिसमें शायद रिपोर्टर ने इनकी रिचुअल को शूट किया था। अब सभी एजेंट्स उस 2nd फ्लोर वाले रूम में जाने लगते हैं जहाँ पे अब कोई भी नहीं था। अंदर जाकर उन्हें एक लैपटॉप मिलता है और सेम फ्रेम यहाँ पर भी थी जैसे उन्हें नीचे मिली थी। अब डाहुन SD कार्ड को लैपटॉप में इंसर्ट करता है, लेकिन लैपटॉप पासवर्ड प्रोटेक्टेड था, इसलिए ये लोग पासवर्ड गैस करने लगते हैं। अब ट्राई करते हुए ये लोग एक इनकरेक्ट पासवर्ड डालते हैं, जिसे लैपटॉप एक हिंट देता है कि पासवर्ड क्या हो सकता है। ये वही मिस्टीरियस वर्ड्स थे। तभी वो लोग डायरी में देखते हैं कि पेजेस को एक तरह से फोल्ड करके उसमें एक इमेज बन रही थी, जो पासवर्ड तो नहीं था लेकिन इसका कोई ना कोई मीनिंग जरूर था, इसलिए रिपोर्टर ने इसी इंटेंट से हिडन तरीके से उसे बनाया था। फाइनली जॉन इसे डिकोड करता है और पासवर्ड निकलता है बर्थ ऑफ सैक्रिफाइस, यानी उन 3 लड़कियों की बर्थ डेट, और लैपटॉप खुल जाता है। अब लैपटॉप में वीडियो रन होती है जिसमें उस रिपोर्टर ने हिडन कैमरे से वहाँ पे चल रहे रिचुअल को रिकॉर्ड किया था, जिसमें बहुत सारी व्हाइट ड्रेस वाले लोग कुछ चैंटिंग कर रहे थे और अचानक से वहाँ कोई रेड लाइट जलने लगती है। काफी ज्यादा डरावना माहौल हो जाता है, जिसमें वो उस रिचुअल वाले जगह पर एक प्लेटफॉर्म को देखते हैं जिस पर 2 बॉडीज रखी हुई थी। एक बात क्लियर हो जाती है कि गुइटे ने एक कल्ट बनाया है जिसमें वो एक डीमन को समन करने वाला था अपने लिए एक इटर्नल लाइफ पाने के लिए, जिसके लिए उसने बहुत से लोगों का ब्रेन वॉश भी कर दिया था और उनकी प्रॉपर्टीज भी हथिया ली थी। उस कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर एक और ऑफिस था। अब यंगजी एक स्पेसिफिक वाली की से ट्राई करता है और अचानक से डोर खुल जाता है। सब लोग अंदर जाते हैं। अब ये एक लॉबी और ऑफिस जैसी जगह थी। वहाँ पे कुछ सेंटीपीड्स भी रखे हुए थे। यहाँ पे हम गुइटेक का एक पोर्ट्रे भी लगा हुआ देखते हैं, यानी कि यह ऑफिस उसका था। वहाँ पे 2 क्लोजेट थे। अब ये लोग उसी सीक्रेट डोर को ओपन करने का सोचते हैं, जिसमें एक पेंटिंग थी, साथ ही उसमें एक पैटर्न बना हुआ था जिसे रीअरेंज करके वो डोर अनलॉक करना था।
लेकिन तभी वहाँ लगे मॉनिटर से वो देखते हैं वही लोग अंदर आने वाले हैं, इसलिए पहले तो ये छुप जाते हैं, लेकिन बाहर आकर उनकी बातें सुनने लगते हैं। वो देखते हैं एक आदमी रेड ड्रेस में था जिसे वो मैसेंजर बोल रहे थे। अब गुइटे उनका मैसेंजर था, लेकिन वो एक ओल्ड आदमी था। हालांकि सामने दिखने वाला आदमी यंग था। अब फाइनल रिचुअल में सिर्फ 1 घंटा बचा है। अब वो मैसेंजर ऑफिस रूम में आने लगता है। ये देखकर सभी एजेंट वापस क्लोजेट में छुप जाते हैं। अब मैसेंजर डोर ओपन करता है और अंदर जाकर कुछ चैंटिंग करता है, जिसके बाद वो सेंटीपीड के बॉक्स में कुछ रेड स्क्वायर जैसा डाल देता है और वहाँ से निकल जाता है। उसके जाते ही करीना उस रेड स्क्वायर को निकालती है और अब वो लोग उस पजल को अरेंज करने के लिए लग जाते हैं। अरेंज करने के बाद वो उसी शेप जैसा बनता है जैसे कि वही ड्राइंग रिपोर्टर ने डायरी में बनाई थी। फिर वो उस रेड स्क्वायर को प्लेस करके पजल कंप्लीट करते हैं और वो सीक्रेट डोर खुल जाता है। अब डोर खुलते ही सभी लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर गुइटे की बॉडी को प्रिजर्व किया गया था, जो कि बुजुर्ग था, और जिस चेम्बर में उसे रखा था उसके बाहर एक रस्सी लपेटी गई थी और उस पर एक पाउच लगा के रखा था। उस पाउच को हटाने की वजह से वहाँ पे हलचल होती है और गुइटे की बॉडी से एक यंग लड़की की स्पिरिट निकलती है, जिसे इस वक्त मैसेंजर बोला जा रहा था। वो स्पिरिट एजेंट्स को बताती है कि वो भी यहाँ चर्च की मेंबर रह चुकी है, लेकिन मैसेंजर यानी गुइटे ने उसकी बॉडी लेने के लिए उसे मार दिया था। और मैसेंजर बहुत वक्त से ये रिचुअल प्लान कर रहा था, जिसमें वो हेल के गेट को ओपन करके मोलेक को इस राल में लाना चाहता है। और अगर ऐसा हो गया तो ये अर्थ पूरी एक हेल की तरह बनेगी, इसीलिए मैसेंजर को रोकना बहुत ही जरूरी है। आगे वो बताती है कि मैसेंजर ही मोलेक का चोजन सोल है, और अगर मैसेंजर की सोल इस रिचुअल में नहीं होगी तो ये रिचुअल पूरा नहीं होगा। इतना हिंट देकर वो स्पिरिट वापस गुइटे के बॉडी में चली जाती है। अब एजेंट्स को समझ आता है कि मैसेंजर जिस यंग लड़के को कहा जा रहा है वो दरअसल गुइटे ही है, और यहाँ पर सोल स्वैप की गई है, यानी कि यंग लड़के की बॉडी में गुइटे की सोल है और उस यंग लड़के की सोल गुइटे की बॉडी में ट्रैप है। और यहाँ पे इस रिचुअल को रोकने के लिए एजेंट्स को मैसेंजर की सोल को रिचुअल से हटाना होगा। अब सभी उस रूम से बाहर आते हैं और उस पजल को वापस पहले जैसा करके रेड स्क्वायर को वापस सेंटीपीड वाले बॉक्स में डाल देते हैं। अब डाहुन भी ये गैस करता है कि शायद उस रिपोर्टर की सोल को भी किसी डॉग की सोल के साथ स्वैप कर दी गई है। अब सभी मिलकर प्लान करते हैं कि अगर उन 3 लड़कियों को रेस्क्यू कर लिया जाए तो उनके पास सैक्रिफाइस देने के लिए कुछ भी नहीं होगा और रिचुअल यहीं पे रुक जाएगा। इसीलिए उन्हें अब लड़कियों को बचाने में फोकस करना है। अब सभी इंसिनरेटर रूम में जाते हैं जहाँ पर उन 3 लड़कियों को रखा गया था। अब जाने से पहले वो नोटिस करते हैं कि ये लोग हॉल से निकलेंगे और उसी हॉल में वो सारे लोग थे, लेकिन तभी वो देखते हैं कि सभी लोग उनके पीठ की तरफ खड़े हैं, इसीलिए वो बिना आवाज किए वहां से निकल जाते हैं। लेकिन आगे जाकर जिस रूम में जाना था वहां लॉक लगा हुआ था, लेकिन जॉन उस लॉक को बहुत ही धीरे से पेन से ओपन करता है और सभी उस रूम में आ पहुंचते हैं। जिसके बाद ये लोग उन 3 लड़कियों को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं कि तभी वहां पे अलार्म बज जाता है और फॉलोवर्स आकर एजेंट को पकड़ लेते हैं। फॉलोवर्स डाउन और यंगजी को उन लड़कियों के साथ वेगन में डाल देते हैं सैक्रिफाइस के लिए। वही यूजीन, यारी, करीना और जॉन को एक स्टोर रूम में बंद कर देते हैं। अब सभी फॉलोवर्स वेगन को रिचुअल के पास लेकर जाते हैं। आसपास बहुत सारी लकड़ियां भी रखी हुई थी, यानी कि वो इन्हें जिंदा ही जलाने वाले थे। वही दूसरी तरफ स्टोर रूम में बहुत सारे वेजिटेबल्स थे, जिसका मतलब ये था कि उन्हें काटने के लिए कुछ न कुछ शार्प चीज भी यहाँ पे होगी। ढूंढने पर जॉन को एक कटर मिलता है और वो सभी अपने हाथों को फ्री कर देते हैं। अब यूजीन वॉकी टॉकी से कम्युनिकेट करती है और डाहुन किसी तरह वॉकी टॉकी को रिप्लाई करके अपने आसपास की सिचुएशन बताता है और कंफर्म करता है कि उनके पास वो 3 लड़कियां भी है। यहाँ पे हारी स्टोर रूम से बाहर निकलने के लिए एक एयर डक ढूंढती है। अब एयर डक से निकलते हुए वो लोग डायरेक्टली उस हॉल में पहुँचते हैं जहाँ पर रिचुअल किया जा रहा था, जिसे रिपोर्टर ने रिकॉर्ड किया था। जॉन के चेक करने पर पता लगता है कि इस रूम से बाहर ही रिचुअल हॉल है, जहाँ पे डाहुन और यंगजी है। इन्हें हॉल में काफी सारा रिचुअल और मैजिक स्क्रोल रखे हुए मिलते हैं। अब वहाँ पे उन्हें सोल स्वैप करने का रिचुअल भी मिलता है और उस पे ये लोग फोकस करते हैं। अब इस रिचुअल को पढ़कर ये लोग डिसाइड करते हैं कि उन्हें मैसेंजर यानी गुइटे की सोल को स्वैप करना है, लेकिन स्वैप किसके साथ करे ये पता नहीं था।
सभी ये पार्ट डिस्कस करने लगते हैं और उन्हें पता चलता है कि सोल किसी भी लिविंग थिंग से ये लोग स्वैप कर सकते हैं, भले ही वो फिश हो या सेंटीपीड। इसीलिए वो कुछ जरूरी चीजें लेने के लिए चले जाते हैं, जैसे कि गोइटे की रियल बॉडी के हेयर, शार्क टीथ, सफायर पाउडर, लार्वा और मोलक का एक दूसरा नाम। ये सब चीजें होने पर ही रिचुअल पूरा हो सकता है। अब यूजीन डाहुन से कांटेक्ट करती है और पूछती है कि क्या उन लड़कियों के ऊपर मोलक का कोई दूसरा नाम लिखा हुआ है। अब डाहुन थोड़ा ढूंढता है और उसे लड़कियों के नेक पर कुछ सिंबल्स लिखे मिलते हैं। दूसरी तरफ ये चारों वापस उसी रूम में जाते हैं जहाँ पे गोइटे की बॉडी रखी हुई थी। सबके नजरों से छुपते हुए बचकर ये लोग रूम पहुंच जाते हैं और बॉडी से कुछ बाल काटकर अपने पास रखते हैं। जॉन वापस उसी होल के पास जाता है और वहाँ पे पड़े मैगेट्स को लार्वा वाले जार में रख लेता है। और अब रिचुअल के लिए इनके पास सारा सामान था, साथ ही वो लोग सेंटीपीड भी लेकर आते हैं ताकि मैसेंजर की सोल सेंटीपीड की सोल के साथ स्वैप करे। तो यहाँ दूसरी जगह हेल का गेट खुलने का रिचुअल भी शुरू हो चुका था। अब यहाँ पर 2 रिचुअल एक साथ चल रहे थे। पहला था सोल स्वैपिंग का जो एजेंट्स कर रहे थे, तो दूसरा मोलैक को बुलाने का। इधर मैसेंजर मोलैक को समन करने लगता है और हेल के गेट ओपन होने लगते हैं, जहाँ पे बस आग ही आग होती है और बहुत ही डरावना माहौल होता है। वही दूसरी तरफ एजेंट रिचुअल्स की इंस्ट्रक्शन पढ़कर चीजें रखने लगते हैं। यहाँ पे बस मोलैक का दूसरा नाम चाहिए था। यारी डाहुन को वापस पूछती है और तभी डाहुन सिंबल्स को एक्सप्लेन करता है और एजेंट को मोलैक का दूसरा नाम भी मिल जाता है और अब रिचुअल शुरू हो जाता है। बाहर मोलैक को बुलाने के लिए चैंटिंग चल रही थी और हेल से बुल हेड और एक ह्यूमन बॉडी वाला डीमन यानी मोलैक धीरे धीरे इस राम की तरफ बढ़ने लगता है। तो वही अंदर एजेंट्स बिल्कुल वीडियो जैसे ही चैंटिंग करने लगते हैं और फाइनली इनके रिचुअल के बीच में एक रेड लाइट आती है और बहुत सारा स्मोक आने लगता है और इसी के साथ सोल स्वैपिंग सक्सेसफुली हो जाती है। वही दूसरी तरफ मोलैक जैसे ही इस राम में एंटर करने लगता है वैसे ही गोइटे की सोल सेंटीपीड में चली जाती है, जिसके कारण इनका रिचुअल पूरा बर्बाद हो जाता है और हेल के दरवाजे बंद होने लगते हैं। सभी फॉलोवर्स शॉक में चले जाते हैं कि अचानक ये क्या हुआ और इसी मौके का फायदा उठाकर एजेंट्स पीछे से आकर उन 3 लड़कियां डाहुन और यंगजी को बचा लेते हैं और सभी जल्दी से भागकर टाइम के अंदर टेलीपोर्ट चेंबर तक पहुंच जाते हैं और बटन प्रेस करते हैं। फॉलोअर्स भी उनका पीछा करते हुए वहां पे आने लगते हैं, लेकिन तब तक एजेंट 3 लड़कियों को लेकर टेलीपोर्ट हो गए थे और अब उस चेंबर की जगह पे सिर्फ दीवार थी। इसका मतलब ये है कि एजेंट्स ने सक्सेसफुली इस मिशन को कंप्लीट कर दिया था। इस फैक्ट्री का सारा सच भी बाहर आ गया था, उसी के साथ उन 3 लड़कियों को भी रेस्क्यू कर लिया था। ये मिशन सक्सेसफुल हो जाने के बाद सभी एजेंट्स को वापस छोड़ा जाता है। अब एपिसोड 4 आता है, जहाँ पे वापस सभी एजेंट्स उसी कॉन्फ्रेंस रूम में बैठ जाते हैं। अपने दोस्तों को देखकर खुश होते हैं। सभी लोग एक पर्टिकुलर ड्रेस में आए थे। अब स्क्रीन पर इन्हें नेक्स्ट मिशन की इन्फो आने लगती है। सिस्टम को वापस से एक्स इलेक्ट्रिक वेव डिटेक्ट हुई थी और इस बार ये वेव्स फिलीपींस ट्रेंच के डीप सी में से आ रही थी। उन्हें ये बताया जाता है कि ये सिग्नल्स एक सबमरीन से आ रहे हैं। इस सबमरीन को डीप सी क्रीचर पर रिसर्च करने के लिए कोरिया रिसर्च काउंसिल ने ही अपॉइंट किया था और इस ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग स्टार और स्टोन इंडस्ट्रीज की तरफ दी जा रही थी। सबमरीन का नाम मिडास है, जिसमें 6 मेंबर काम करते थे। इस सबमरीन में एक एडवांस टेक्नोलॉजी भी है, यानी कि AI, जो सभी क्रू मेंबर्स के बायो सिग्नल को मॉनिटर करता है। लेकिन अभी सिर्फ एक ही सिग्नल रिसीव हो रहा है और वो भी काफी अबनॉर्मल है, यानी कि उन क्रू के साथ क्या हुआ कुछ भी पता नहीं है। साथ ही सबमरीन का AI भी डीएक्टिवेट हो चुका है। इसीलिए अब इन एजेंट्स को जाकर 2 पार्ट्स में मिशन कंप्लीट करना होगा। पहले सभी क्रू मेंबर्स का स्टेटस जानना है, दूसरा सेंट्रल कंप्यूटर से 8 हार्ड ड्राइव को लेकर आना है और इसी के साथ पिछली बार की तरह उन्हें कैमरा और वॉकी टॉकी दिए जाते हैं और इस बार भी मिशन के लिए 6 घंटे होते हैं और इसी के साथ ये लोग टेलीपोर्टेशन चेंबर में जाते हैं और बटन प्रेस करते हैं। कुछ ही देर में सभी सबमरीन में पहुंच जाते हैं और एक बड़ा सा गेट खुलने के बाद सभी अंदर एंटर करते हैं, जहां पे थोड़ा सा पानी भरा हुआ था। साथ ही वहां पे एक कंप्यूटर स्क्रीन भी थी जिसमें सबमरीन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी, जैसे कि यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल 17% है, सेंट्रल कंप्यूटर ऑफ है, जनरेटर के कंट्रोल वाल्व्स में कुछ प्रॉब्लम है जिसके लिए इन्हें सबसे पहले ऑक्सीजन लेवल को एडजस्ट करना होगा।
इसी बीच में डाहून एक रस्सी को देखता है जो किसी वेंट से लटक रही थी। वो रस्सी खींच देता है और ऊपर से पानी गिरता है जिससे से फूजीन भीगती है क्योंकि वही आगे चेक करने के लिए गई थी और अब सभी यूजीन पर हंसने लगते हैं। खैर अब थोड़ी देर के बाद यंगजी नीचे एक डोर खोलने की कोशिश करता है लेकिन डाहून ऊपर वाले फ्लोर पर जाने लगता है। अब वहाँ जाने पर उन्हें एक पजल मिलता है तो यहाँ यंगजी और जॉन नीचे चीजें कलेक्ट कर रहे होते हैं। अब डाहून वापस नीचे आ जाता है और एक स्क्रू ड्राइवर अपने पास रखता है। इसके बाद सभी स्क्रू को खोलने लगते हैं और कवर हटाते हैं जहाँ पे उन्हें वापस एक पजल मिलता है और एक पैटर्न बनाने की कोशिश करते हैं। काफी देर के बाद पजल सॉल्व हो जाता है। अब यहीं से नीचे वाले फ्लोर पे जाने का डोर आ जाता है। डोर खुलते ही यंगजी बहुत ही डर जाता है क्योंकि अंदर से एक हेडलेस डेड बॉडी मिलती है। अब उसी पर एक आईडी भी होता है और कार्ड आइडेंटिफाई करके इन्हें पता चलता है कि ये 6 क्रू मेंबर में से एक है। इसके बाद वो लोग उस डेड बॉडी को रास्ते से हटाते हैं और सभी गेस करते हैं कि यहाँ पे कोई एक्सप्लोजन हुआ होगा या फिर यहाँ पे कोई मॉन्स्टर होगा। अब बातें करते हुए ये लोग अंदर जाते हैं और कंट्रोल और जनरेटर चेक करने लगते हैं कि इतने में ही बाहर से आवाज आती है। चेक करने पर पता चलता है कि अब ऑक्सीजन लेवल 16% हो गया है। स्क्रीन पर आ रही इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ कंट्रोल वाल्व से ऑक्सीजन लेवल को सेट करना होगा। ऑक्सीजन जनरेटर पर लेवल सेट करने के लिए इंस्ट्रक्शन भी लिखी हुई थी, जैसे कि वाल्व को क्लॉकवाइज घुमाने पर ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा और एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से कम होगा। अब जैसे ही हारी वाल्व को क्लॉकवाइज घुमाती है वैसे ही आसपास के पाइप में से गैस निकलने लगती है और उसी से ऑक्सीजन लेवल 15% पे आ जाता है। अब सभी कंफ्यूज हो रहे थे कि यहाँ पे कौन सा कंट्रोल एडजस्ट करना चाहिए। सभी डिसाइड करते हैं कि उन्हें शायद सेंट्रल कंप्यूटर पर ध्यान देना चाहिए, जिसके लिए उन्हें एक मेन डोर खोलना होगा और उसके लिए भी एक पैटर्न सॉल्व करना होगा। अब ये लोग पैटर्न सॉल्व करते हैं और वो डोर खुल जाता है। अब ये चेम्बर एक लैब है लेकिन यहाँ पे ये लोग एक बहुत अजीब सा लिक्विड जैसा देखते हैं। आगे ये लोग गेस करते हैं कि शायद यहाँ पर किसी क्रू मेंबर पर ही एक्सपेरिमेंट किया होगा क्योंकि एक सिग्नल अभी भी रिसीव हुआ है। तभी करीना सबको एक लैपटॉप दिखाती है जिसमें एक्सपेरिमेंट की सारी डिटेल हो सकती थी लेकिन उसका पासवर्ड था और पासवर्ड के हिंट में लिखा था कि ये आर क्लियरेंस से खुलेगा। अब यंगजी देखता है कि उसके पास जिस क्रू मेंबर का आईडी है उस पर एस लिखा हुआ था। उन्हें वैसे ही आर क्रू मेंबर का आईडी ढूंढना होगा। इतने में ही डाहून को एक वेबकैम मिलता है जिसकी स्क्रीन टूटी हुई थी, इसीलिए वो उसमें से मेमोरी कार्ड निकाल लेता है। थोड़ी देर में यंगजी से आईडी टूट जाता है और उसके पीछे कोडिंग को डिकोड करने के लिए सिंबल्स और लेटर थे, लेकिन ये कोड ट्राई करने पर भी कोई फायदा नहीं होता। अब यहाँ पे करीना और डाहून आसपास की चीजें बैग में डालने लगते हैं। अब इन्हीं सब डिस्कशन के बीच में हम देखते हैं कि एयर वेंट के जरिए कोई इनके ऊपर नजर रखा है। अब सभी लोग नेक्स्ट डोर ओपन करते हैं। नेक्स्ट डोर खुलते ही इन्हें वापस एक डेड बॉडी मिलती है जिसका हेड नहीं था, यानी कि ये जो भी मॉन्स्टर या क्रीचर है वो लोगों का हेड ही कंज्यूम करता है। अब यहाँ से नेक्स्ट चैम्बर में एंटर करते हुए ये लोग नोटिस करते हैं कि एयर वेंट में कोई अजीब सा फ्लूइड निकल रहा है और तभी वेंट से आवाजें भी आने लगती है। इन्हें श्योर होता है कि वो क्रीचर उसी में होगा। अब यंगजी नेक्स्ट बॉडी से भी आईडी कलेक्ट करता है और ये आर लेवल का आईडी था। इस आईडी कार्ड के पीछे मॉर्स कोड बने हुए थे और अब हारी और जॉन बार कोड पर ही मॉर्स कोड लगाते हैं और वो लैपटॉप का पासवर्ड चेक करने लगते हैं। वही बाकी के लोग नेक्स्ट चेम्बर में जाते हैं और वहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई थी, साथ ही ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट भी लगा हुआ था। इस वक्त ये लोग कॉन्फ्रेंस रूम में है। वे लोग डिसाइड करते हैं कि पहले ये लोग नेक्स्ट चेम्बर को खोलकर सेंट्रल कंप्यूटर के पास जाएंगे। अब चेम्बर खुलते ही इन्हें वापस से डेड बॉडी मिलती है जो बिल्कुल वैसे ही हालत में थी जैसे पहले वाली थी, लेकिन यहाँ इस डेड बॉडी के हाथ में कुछ मेमोरी स्टिक्स थी। यंगजी आईडी और इन मेमोरी स्टिक्स को कलेक्ट करता है। अब हर जगह देखने के बाद उन्हें यही समझ आता है कि उन्हें पहले लैपटॉप को ओपन करना होगा, इसीलिए यंगजी, करीना, जॉन और हारी लैपटॉप के पास आते हैं और डाहून और यंगजी उसी चेम्बर में आसपास ढूंढने लगते हैं। अब ये दोनों नोटिस करते हैं कि यहाँ पे वेंट खुला हुआ है जो देख बहुत ही डरावना था क्योंकि वो मॉन्स्टर भी उसी वेंट में घूम रहा था। इतने में ये लोग लैपटॉप ओपन कर लेते हैं और लैपटॉप में यहाँ पे होने वाले एक्सपेरिमेंट के बारे में काफी सारी जानकारी इन्हें मिलती है।
इसमें बताया गया था कि डीप सी में इन्हें एक छोटा सा क्रीचर मिला था जिसे क्रू मेंबर्स ने UML-01 ये नाम दिया था। उसे एग्जामिन करके ये चीज सामने आई थी कि ये क्रीचर UV लाइट से बैडली अफेक्ट होता है और ये अपने शिकार का सिर्फ हेड ही कंज्यूम करता है और कार्बन डाइऑक्साइड में ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी बढ़ जाती है। साथ ही क्रीचर की ग्रोथ भी बहुत रैपिड तरीके से होती है। लैपटॉप में ये लोग वीडियो भी देखते हैं जहाँ पे पहले वो क्रीचर बहुत ही छोटा था, लेकिन 3 दिन बाद वाले वीडियो में वो क्रीचर की साइज बढ़ चुकी थी और 6वें दिन वो क्रीचर एक बहुत ही बड़ा बन चुका था और लैब में काम करते हुए वो एक क्रू मेंबर के शरीर में चला जाता है और अब वो क्रीचर उस मेंबर को ओवरपावर करके उतना ही बड़ा हो जाता है। इसके बाद सब सेंट्रल कंप्यूटर को ऑन करने के बारे में सोचते हैं और डाउन को एक बॉक्स मिलता है जिसमें वो सेंट्रल डिवाइस इंसर्ट होगी। सारी मेमोरी स्टिक इंसर्ट करने के बाद सिस्टम ऑन हो जाता है और अब वो पासवर्ड मांगने लगता है, यानी इन्हें अब पासवर्ड ढूंढना होगा। अब ये लोग स्क्रीन पर बने सिंबल को आईडी कार्ड के पीछे बने कोडिंग सिस्टम से डिकोड करते हैं और उन्हें एक कोड भी मिल जाता है, वो था नेचर। लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि उन्हें ये पासवर्ड सिस्टम लगाना कैसे है। वो हर तरह से ट्राई करते हैं लेकिन कुछ भी नहीं होता। लेकिन फिर ये लोग गैस करते हैं कि शायद AI का कोई नया प्रोग्राम होगा जिसे प्रोनाउंस करके ये एक्टिवेट होता होगा, जिसे ढूंढने के लिए ये लोग वापस से वीडियो देखने लगते हैं। वहाँ पर उन्हें पता चलता है कि AI का नाम बीहोल्ड है। फिर ये सभी लोग वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम से नेचर ये वर्ड बोलते हैं, फिर भी कंप्यूटर ऑन नहीं होता। लेकिन यहाँ पे AI पहली बार इन्हें रिप्लाई देता है, पासवर्ड इज इनकरेक्ट। ये आवाज आते ही सभी लोग खुश होते हैं क्योंकि एटलीस्ट AI सिस्टम अब काम कर रहा था, इसीलिए वो फिर से ट्राई करते हैं। लेकिन इस बार नेचर की स्पेलिंग बोलते हैं जिससे अब कंप्यूटर ऑन हो जाता है और कंप्यूटर के साथ साथ सबमरीन के सारे सिस्टम एक्टिवेट हो जाते हैं। अब ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ने लगता है। अब ये लोग AI को यहाँ के हुए एक्सीडेंट के बारे में पूछते हैं, लेकिन AI इन्हें कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देता। इसके बाद ये लोग यहाँ का AI द्वारा प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल देखने लगते हैं, लेकिन इन्हें पता चलता है कि AI बस मेन कंट्रोल रूम के दरवाजे बंद कर सकता है, वो भी तभी जब कमांड देने वाला कंट्रोल रूम में होगा और कमांड भी स्पेसिफिक होनी चाहिए। अगर AI को गेट बंद करना है तो उसके लिए इन्हें सारे टर्म्स याद होने चाहिए और गेट बंद करने का कमांड था बीहोल्ड क्लोज द ब्रिज इमरजेंसी बल्क हेड। और अगर इन्हें सेफ प्लेस में एस्केप करना है तो सभी कंट्रोल रूम में आएंगे और AI को कमांड देकर डोर को क्लोज करेंगे। अब सभी 2nd फ्लोर पर जाने लगते हैं ताकि मिशन को ये लोग फिनिश कर सके। डोर खोलते ही उन्हें एक और बॉडी मिलती है। अब इस बॉडी के पास एक फोन भी पड़ा था। इस फोन को खोलने के बाद उन्हें एक वीडियो मिलता है जिसे खुद एक क्रू मेंबर ने रिकॉर्ड किया था। ये लैब में जो भी कुछ हो रहा है ये सब चेयरमैन की ग्रीड की वजह से हो रहा है। चेयरमैन इनका लीडर था। यहाँ देख पाते हैं कि क्रू मेंबर एक क्लोजेट में छुपा हुआ था और तभी वो मॉन्स्टर आकर उस पे हमला कर उसे मार देता है। इन सभी ने पहली बार उस मॉन्स्टर को देखा था और ये लोग अब काफी डर जाते हैं। अब हारी डोर ओपन करती है और उन्हें एक पैसेज मिलता है जो कि क्रू मेंबर के क्वार्टर की तरफ जाता है। अब सभी एक एक करके रूम में सर्च करते हैं इनकेस अगर कोई प्रूफ या डॉक्यूमेंट मिलता है तो। इन्हें कुछ खास चीजें नहीं मिलती, लेकिन यहाँ पे इन्हें एक रिकॉर्डर मिलता है जिसमें पता लगता है कि चेयरमैन काफी दिनों से कुछ अजीब बर्ताव कर रहा था। उसने ऐसे भी डिसीजन लिए थे जो टीम के खिलाफ थे और कभी कभी अकेले ही रात में वो लैब जाया करता था। इसीलिए क्रू मेंबर्स इनके बीच में होने वाली सारी बातें चुपके से रिकॉर्ड करने लगे थे। एक कन्वर्सेशन में हम देखते हैं क्रू मेंबर्स वापस चलने की बात कर रहे होते हैं क्योंकि इनकी तरफ से सारी जरूरी टेस्ट उस क्रीचर पर हो चुकी थी। लेकिन चेयरमैन इस बात पे ऐतराज जताते हैं और इन्हें और टेस्टिंग करने के लिए कहते हैं। यहाँ समझ आता है कि वो किसी भी तरीके से क्रू को ज्यादा टाइम तक यहाँ रोकना चाहता था। एक दिन तो चेयरमैन मीटिंग के दौरान सबसे सिगरेट मांगने लगते हैं। हैरानी की बात ये थी कि चेयरमैन सिगरेट नहीं पीते थे और न ही इस पनडुब्बी में सिगरेट्स अलाउड थी। अब यहाँ पे क्रू मेंबर्स को भी शक आने लगता है कि इस प्रोजेक्ट के आड़ में कंपनी इनसे कुछ अलग ही काम करवा रही है। शायद ये लोग कोई इलीगल वेपन बिल्ड कर रहे हैं। इसीलिए एक क्रू मेंबर डायरेक्टली चेयरमैन से पूछती है कि उन्होंने मेन कॉन्ट्रैक्ट देख लिया है और तुम लोग एक बायो वेपन प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो। अब ये सुनने पर चेयरमैन गुस्सा होता है, लेकिन अब क्रू मेंबर धमकी देने लगते हैं
अब यहाँ इनकी ये टीम पूरा कन्वर्सेशन देखने के बाद गेस करती है कि शायद सिगरेट में कोई ना कोई क्लू जरूर होगा, इसीलिए ये लोग सिगरेट का बॉक्स क्वार्टर में ढूंढने लगते हैं। और मैप में सबसे पहले तो ये लोग चेयरमैन का रूम ढूंढते हैं। चेयरमैन का रूम वॉशरूम के पास था। अब रूम में जाने से पहले डाहून और यंगजी लैब से एक यूवी लाइट ट्यूब लेकर आती है। अब सभी चेयरमैन के रूम की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। ये लोग काफी डर रहे थे क्योंकि कभी भी वो क्रीचर इनके ऊपर हमला कर सकता है, लेकिन अब सेफली ये लोग अंदर आ जाते हैं। लेकिन रूम में एंटर करने से पहले वो देखते हैं वॉशरूम के फ्लोर पर बहुत ज्यादा ब्लड है और ठीक उसके ऊपर का जो एयर वेंट था उसके ऊपर शू लेसेस लटके हुए थे। अब एयर वेंट के ऊपर पहले तो कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन काफी बहस के बाद फिर डाहून और यंगजी वेंट खोलते हैं और उनके सामने अब चेयरमैन की डेड बॉडी की लेग्स आते हैं। अब ये लोग केयरफुल इस डेड बॉडी को नीचे उतारते हैं। उसके कपड़ों से सर्च करने पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता, जिसकी वजह से उन्हें अब ठीक से पता ही नहीं चलता कि ये बॉडी किसकी है। तभी डाहून बताता है उसने एयर वेंट में थोड़ा आगे किसी के कपड़े भी पड़े हुए देखे थे, शायद उससे कुछ मिल जाए। अब डाहून दोबारा ऊपर जाता है और सभी उसे ध्यान से जाने को बोलते हैं। डाहून धीरे धीरे वेंट में जाता है। आसपास बहुत ही सारा खून था जो देखकर वो काफी नर्वस हो जाता है। अब सभी लोग ऐसे कुछ ढूंढने लगते हैं जिससे वो लोग वेंट में लाइट ला सके। अब यहाँ यंगजिन के पास एक आइडिया आता है कि अगर सभी हेलमेट पहन के शायद ऊपर चले जाए तो उनका बचने का चांसेस है, क्योंकि हेलमेट के कारण मॉन्स्टर उन पे हमला ही नहीं कर सकेगा। अब सभी हेलमेट पहनकर दोबारा वेंट में जाने का प्लान करते हैं। यहाँ जाते हुए हम यंगजी और डाहून के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड देख पाते हैं, जो इनका तब से बना था जब वो पिछले मिशन में उस वैगन में एक साथ फंस गए थे और एक दूसरे को दिलासा दे रहे थे। खैर अब यहाँ से ये लोग आगे चेयरमैन के रूम में पहुँच जाते हैं, लेकिन उसका रूम लॉक था और इसकी की चेयरमैन के पॉकेट में होगी। लेकिन अब डेड बॉडी जो मिली थी उसके पॉकेट में तो कुछ भी नहीं मिला, जिसका मतलब ये है कि चेयरमैन के कपड़े वेंट में ही है। अब ना चाहते हुए भी उन्हें वापस जाना ही पड़ेगा। अब डाहून फिर से वेंट में जाता है और इस बार वो काफी करेज करके धीरे धीरे जाकर उन कपड़ों को खींचकर लेके आता है और वेंट को इसके बाद जल्दी से लॉक कर देता है। सभी लोग डाहून को बहुत ही प्रेज करने लगते हैं क्योंकि उसने काफी हिम्मत दिखाई थी। अब वो लोग चेयरमैन के कपड़े ढूंढते हैं और उसमें उसका आईडी कार्ड की की मिलती है। अब इस की से चेयरमैन का रूम तो खुल जाता है, लेकिन अंदर का कैबिनेट नहीं खुलता। साथ ही वहाँ एक कार्ड बेस्ड लॉक लगा हुआ था। शायद वो कार्ड जो इस लॉक को खोलता है वो उसी सिगरेट के बॉक्स में होगा जिसका जिक्र पहले हुआ था। अब ये लोग आइडिया लगाते हैं मे बी वो बॉक्स उसी क्रू मेंबर के पास होगा जिसने चेयरमैन को काउंटर क्वेश्चन किया था। अब इसके बाद सभी उसी क्रू मेंबर के रूम में जाते हैं और वहाँ भी एक कैबिनेट लॉक था जो कि स्ट्रेंज था क्योंकि बाकी किसी भी क्रू मेंबर के कैबिनेट्स में लॉक नहीं लगा हुआ था। अब सभी लोग भागकर उसी क्रू मेंबर के बॉडी के पास जाते हैं और यंगजी वहाँ पे ब्लड में छुपी हुई की ढूंढ लेता है। अब ये चाबी सबसे पहले उसी क्रू मेंबर के कैबिनेट में लगाई जाती है और कैबिनेट खोलने पर वहाँ पे एक सिगरेट बॉक्स मिल जाता है। साथ ही एक कार्ड भी रखा हुआ था। इसके बाद ये लोग उसी कार्ड से चेयरमैन के रूम जाते हैं और सारे कैबिनेट्स के लॉक्स खोल देते हैं। तभी वहाँ पे एक कैबिनेट में वो सीक्रेट कॉन्ट्रैक्ट भी मिलता है जो चेयरमैन ने स्टार और स्टोन्स कंपनी के साथ किया था। पहले ही सभी कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ने लगते हैं जिसका टाइटल था लिविंग वेपन कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि ये कंपनी एक लिविंग बायो वेपन तैयार करना चाहती थी। साथ ही अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है तो चेयरमैन को 10 मिलियन US$ दिए जाने वाले थे। उस लिविंग बायो वेपन को यूज करने का राइट्स सिर्फ स्टार और स्टोन्स कंपनी के पास ही होता है और इस बात का कोरियन गवर्नमेंट को कुछ भी पता नहीं था। साथ ही उन्हें सेंट्रल कंप्यूटर के कैबिनेट कीज और क्रिप्टोग्राम जैसा ट्रांसपेरेंट पेपर भी मिलता है जिसमें कुछ सिंबल्स और बहुत सारे लेटर्स लिखे हुए थे। अब वो सारा सामान लेकर वापस कंट्रोल रूम जाने लगते हैं कि तभी उनके कंट्रोल रूम में पहुंचते ही पीछे से मॉन्स्टर आ जाता है। उसे देखकर सभी लोग पैनिक में AI का डोर बंद करने के लिए रैंडम कमांड्स देने लगते हैं, लेकिन इन्हीं के बीच में कुछ लोगों ने सही कमांड दिया था और इसी से वो डोर क्लोज हो जाता है। इतने में ही सबमरीन का वाटर लेवल इम्बैलेंस होने लगता है। अब ये लोग कभी भी डूब सकते थे। देखते ही देखते काफी टाइम बीत जाता है, लेकिन लकीली डाहून और यंगजी ने पहले ही एयर वाटर वाल्व्स को खोल दिया था और वो अब कोऑर्डिनेट करके लेवल को वापस मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इतने में ही मॉन्स्टर एयर वेंट से अंदर आने लगता है, लेकिन लॉक होने की वजह से वो अंदर आ नहीं पाता।
सारी चीजें अब नॉर्मल हो रही थी कि तभी इनके सामने सेम स्क्रीन पर एक ईमेल आता है जो कि चेयरमैन का था और साथ ही पासवर्ड प्रोटेक्टेड था। लेकिन ये लोग स्क्रीन पर बने हुए सिंबल को देखकर और आईडी कार्ड के पीछे जो हिंट दिया था उसे डिटेक्ट कर लेते हैं। अब मेल खुलने पर इन्हें पता चलता है कि ये ईमेल स्टार एंड स्टोन की तरफ से आया है, जिसमें लिखा हुआ था कि लिविंग बायो वेपन प्रोजेक्ट को टर्मिनेट कर रहे हैं। दरअसल यहाँ चेयरमैन और स्टार सैंड कंपनी के बीच में बात हुई थी कि उनका लीड रिसर्चर और क्रू मेंबर क्रीचर से इन्फेक्ट हो चुके हैं और अब केस पूरी तरीके से बिगड़ चुका है, क्योंकि अब सबमरीन में बाकी सबके मर्डर होने लगे थे। शायद इसीलिए अब ये कंपनी पीछे हट रही थी और इसी के साथ ये ईमेल खुलने के 10 मिनट के बाद डिस्ट्रॉय हो जाएगी। उस ईमेल में ये इन्फॉर्मेशन भी मिलती है कि UML-01 यानी वो क्रीचर पहले यूवी रेस से अफेक्ट होता था और CO2 में ग्रो करता था, लेकिन जैसे ही वो ह्यूमन बॉडी में गया उसने खुद को म्यूटेट कर लिया था और अब ह्यूमन और क्रीचर से जो भी मॉन्स्टर बना था वो UML-02 है, जिसे अब यूवी रेस से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब ये मॉन्स्टर CO2 से दूर भागते हैं क्योंकि ये गैस उनके लिए नुकसान है। अब ये सब कुछ पढ़ने के बाद यंग जी वहाँ एक CO2 वाला एक्सटिंग्विशर देखता है और ये लोग प्लान करते हैं कि अगर क्रीचर सामने आता है तो उसे ये स्प्रे करेंगे। इसके बाद ये लोग टेलीपोर्टेशन चेम्बर की तरफ भागने लगते हैं। इतने में ही उनका सबमरीन पर अलर्ट आ जाता है, जिसका मतलब ये है कि अब कुछ ही मिनटों में सबमरीन पर मिसाइल का हमला होने वाला है और ये पूरी खत्म हो जाएगी। इसलिए ये लोग एविडेंस अब बैग में रख लेते हैं और डाउन स्प्रे पकड़कर सबसे आगे चलता है। सभी लोग उसके पीछे थे। अब जैसे ही डोर खुलने की कमांड आ जाती है, डोर खुल जाता है और वो मॉन्स्टर बिल्कुल इनके सामने खड़ा हुआ था उन पर हमला करने के लिए। लेकिन डाउन जल्दी से CO2 गैस स्प्रे करता है और अब देखते देखते ये लोग सीधा उस चेम्बर की तरफ जाते हैं और इसी तरह सक्सेसफुली ये लोग टेलीपोर्टेशन चेम्बर से होते हुए बटन प्रेस करते हैं और फाइनली अपने लोकेशन पर आने लगते हैं। वही हम देखते हैं सबमरीन में मिसाइल का ब्लास्ट हो जाता है और उस क्रीचर के साथ साथ सारा एक्सपेरिमेंट डिस्ट्रॉय हो जाता है और इसी के साथ ये सीरीज खत्म हो जाती है। आपको ये सीरीज कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय।